नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं अवधेश। कोरोना काल है और जनता का हाल पूरी तरीके से बेहाल है, क्योंकि कोरोना वायरस ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इसकी चेन तोड़ना अभी दूर दूर तक मुश्किल आ रहा है, और मुश्किल में लोग भी हैं, क्योंकि सिस्टम इतना लापरवाह है कि लगातार एबीपी गंगा उनके कारनामों का खुलासा कर रहा है। खतरा कितना बड़ा है, ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है, अब कितनी मुश्किल है, इन सवालों के जवाब एबीपी गंगा की टीम आपको ग्राउंड जीरो से देगी। हम यूपी, उत्तराखंड समेत पूरे देश का आंकड़ा और उसकी ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो अलग अलग शहरों से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। उन शहरों से एबीपी गंगा पड़ताल करने जा रहा है जहां पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, कानपुर से प्रभात, लखनऊ से पूरे प्रदेश का हाल बताएंगे शैलेश अरोड़ा, और सरकार के इंतजामों से भी इनकी बात होगी। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी जुड़ गए हैं, संवाददाताओं से ग्राउंड जीरो का हाल जानेंगे। लेकिन उससे पहले आगरा से लापरवाही की एक बहुत बड़ी खबर आ रही, वो बताते हैं आपको। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। बुजुर्ग की मौत हो गई, नेगेटिव बताकर परिजनों को शव सौंपा गया। अंतिम संस्कार के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और मृतक के परिवार और इलाके में अब दहशत का माहौल है। हार्ट अटैक से एसएन मेडिकल कॉलेज में यह मौत हुई थी। और चलिए सीधे रुक करते हैं आगरा का ही। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एसएन मेडिकल कॉलेज किस तरीके से गलत चीजों के लिए और नकारात्मक व्यवस्था के लिए रिकॉर्ड गढ़ता रहा, कोरोना काल में किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अभी भी हालत सुधर नहीं रहे हैं। जो लापरवाही पहले थी वो बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, देखिए अब देश लापरवाही बदस्तूर जारी है और यही वजह है कि एक बहुत बड़ी लापरवाही की खबर एबीपी गंगा दिखा रहा है कि किस तरीके से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है एसएन मेडिकल कॉलेज में। गजेंद्र, जिनका नाम था गजेंद्र जादौन, और उनकी डेड बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी जाती है। कल सुबह 5:10 पर ये डेथ होती है हार्ट अटैक से। उनकी बॉडी 7 बजे सुपुर्द कर दी जाती है। करीब 12 घंटे तक उस मृत शरीर से लिपट कर पूरा परिवार रोता बिलखता रहा। अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद कल शाम को 7 बजे सीएमओ ऑफिस से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपके जो पिता थे और आपके जो परिजन थे जिनकी डेथ हुई है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और उसके बाद आज उनको क्वारंटाइन कराने के लिए कहा जाता है। नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम आज पहुंचती है। तो आप समझ सकते हैं कि 12 घंटे का एक लंबा वक्त है और किस तरीके से उस कोविड पॉजिटिव जो व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है उससे किस तरह से ये कोरोना रूपी प्रसाद पूरे कई सारे लोगों में बढ़ता रहा होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इसके लिए सीएमओ की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इसके लिए एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि आगरा में जबरदस्त तरीके से 9 मई के बाद केसेस थमना शुरू हुए थे, लेकिन आगरा ने फिर एक रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड किसी भी मायने में बिल्कुल ठीक नहीं है। आगरा में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 पहुंच चुकी है और सबसे ज़्यादा आगरा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, लगातार लापरवाही आ रही है। और जो राजेश जादौन हैं जिनके पिता की डेथ हुई और उनको जो बॉडी सुपुर्द की गई, और तब तक लगातार उनका कहना है कि ये पूरा जो एसएन मेडिकल कॉलेज का बिल्कुल, तो हालात जब ये है तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही स्थितियों को संभालने की कोशिश होगी। और हमारे साथ अब शैलेश भी जुड़ गए हैं, प्रभात भी जुड़ गए हैं, अविनाश भी जुड़ गए हैं। शैलेश, अगर हम सवाल करें उत्तर प्रदेश में तैयारियों की, तो क्या अब उत्तर प्रदेश के कुछ शहर भी दिल्ली की तर्ज पर पहुंच रहे हैं? दिल्ली में हालत यह है कि कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाए तो आप उसको अस्पताल में भर्ती कराना तो छोड़ दीजिए, 3-3, 4-4 दिन स्वास्थ्य विभाग से कॉल तक नहीं आता कि एक बार उनको दवा बता दी जाए। गौतम बुद्ध नगर में भी स्थितियां बन रही हैं। क्या रिपोर्ट है लखनऊ के पास, और पूरे प्रदेश में क्या हाल है? अब देखिए, जो हालात हैं, जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो चिंता का विषय तो बन ही चुके हैं। बात अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो कल शाम तक जो डेटा स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था, पूरे प्रदेश में 11,630 तक ये मामले जो थे वो पहुंच चुके थे। और ये संख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कल एक दिन ऐसा था जब 24 घंटे में 300 के नीचे मामले आए हैं अवधेश, वरना पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जो ये आंकड़े हैं बहुत तेज़ी से बढ़े। आंकड़ों पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो आज भी 4,338 एक्टिव केस है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ जो राजधानी है, यहाँ पर भी कुल जो केस है उनकी संख्या 502 को पार कर चुकी है। और
कल जो नए केस आए सामने उनमें 9 केस सीएम हेल्पलाइन से भी जुड़े हैं। ये भले ही एक प्राइवेट आउटसोर्सिंग के माध्यम से सर्विस ली जाती है, कॉल सेंटर है, लेकिन उस कॉल सेंटर में जहां पर ये 9 केस मिले हैं वहां पर अगर सूत्रों की माने तो 500 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। न जाने अब उनकी देखिए सैंपलिंग होगी। तो जिस तेजी से ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी एक और हम आपसे बात करना चाहेंगे, अब तक 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी जो है वो उत्तर प्रदेश में वापसी कर चुका है, लेकिन अभी करीब 1 लाख ही ऐसा प्रवासी है जिसके सैंपल की टेस्टिंग हुई है। तो आप सोचिए उस 1 लाख में 3000 के आसपास केसेस आ चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कितनी सैंपलिंग को और तेज करने की ज़रूरत है, कितनी सैंपलिंग। हालांकि प्रदेश सरकार इसमें कोई दो राय नहीं कि सैंपल टेस्टिंग जो है वो बढ़ाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है। कल ही मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अपना स्टेट प्लान दिया और गोवा से जो ट्रूनेट मशीन है जो बहुत ही कम वक्त में सैंपल की रिपोर्ट देती है कोरोना की, वो और मंगाई गई है। तो लगातार प्रदेश सरकार काम तो कर रही है, लेकिन जितनी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है कोरोना जिसके लिए तैयार कोई नहीं था। बिल्कुल तैयार तो कोई ऐसे नहीं में था, दिक्कत- हालात ऐसे अब बन जो गए, सबसे लेकिन बड़ी व्यवस्थाएं चुनौती है, अब वो क्या है वाकई ऐसी हैं कि कुछ जगहों पर ये हालात है कि कह दिया जाए कि वहां पर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अगर हम दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो स्थितियां क्या हैं? क्या यहाँ पर अब स्थिति इतनी विकट हो गई है कि अब किसी को कोरोना होगा तो वो अस्पतालों के भरोसे कम, भगवान भरोसे ज्यादा होगा? जी देखिए उदय, सबसे पहले मैं आपको एनसीआर में गाजियाबाद और नोएडा का अपडेट दे दूं। अगर गाजियाबाद और नोएडा की अपडेट बात करें तो यहाँ पे लगातार कोरोना के जो संक्रमण है लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और नोएडा डीएम ने ये निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से नोएडा के अंदर कई सारे आइसोलेशन सेंटर से ये शिकायत आ रही थी कि वहाँ पे देखभाल नहीं हो रही मरीजों की और वहाँ पे खान पान की भी व्यवस्था ठीक नहीं की जा रही है, जिससे कि मरीज काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इसके जब ये तमाम सारी शिकायतें आई, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने निर्णय लिया है, खासतौर से डीएम ने, कि अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे आइसोलेशन वार्ड में, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीज हैं या जिनके अंदर सिम्टम है वो जो वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड रह रहे हैं तो उनकी ठीक तरीके से देखभाल हो सके, उनको खान पान सही समय पे मिल सके और डॉक्टर उचित उनकी देखभाल कर सके। इसलिए अब सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में लगातार संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और गाजियाबाद के भी डीएम ने अब निर्णय लिया है कि तमाम सारे जो लोग हैं उनको टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि गाजियाबाद में अभी उस तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही थी जिस तरीके से नोएडा में हो रही थी या फिर दिल्ली में हो रही थी। अब गाजियाबाद में भी ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है और वहाँ पर भी 550 के ऊपर मरीज आ चुके हैं। जाहिर तौर से बात है कि काफ़ी चिंताजनक है और पूरे एहतियात किए जा रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद में अगर बात करें तो संतोष हॉस्पिटल भी है, अब शिकायतें तो यहाँ तक आने लगी हैं कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होती वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी पॉजिटिव होती उनकी 3-3, 4-4 दिन रिपोर्ट नहीं आती और अगर उन्हें पॉजिटिव पता चल जाए तो कोई पूछने नहीं आता है। क्या अब कमी पड़ गई अस्पतालों में बेड की संख्या की, आइसोलेशन वार्ड्स में लोगों को रखने की? बिल्कुल अवधेश, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और कल खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है कि दिल्ली में किस तरीके से अब हालात से निपटने के लिए तैयारियां की जाए। 6 स्टेडियम जो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं उनको अब हायर किया जा रहा है, वहाँ पर अब बेड्स वगैरह लगाए जाएंगे, उनको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। इस तरीके की तैयारियाँ चल रही। इसके साथ अगर हॉस्पिटल में बात करें तो लगातार शिकायतें आ रही है कि मरीजों को जो कोविड पेशेंट हैं उनको लाशों के साथ रहना पड़ रहा है, यानी कि जो मृत हो गए हैं उनके साथ रहना पड़ रहा है वार्ड के अंदर। इसके साथ साथ जो लोग जा रहे हैं एडमिशन के लिए उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है और इसी के मद्देनजर कल दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्णय लिया है कि अब तमाम सारे दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं उसके बाहर एक एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि कितने वहाँ पे बेड्स हैं, कितने अभी बेड्स खाली हैं और कितने बेड्स पर पेशेंट जो है भर्ती हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो सबसे महत्वपूर्ण शिकायत निकल कर आ रही है वो ये है कि प्राइवेट अस्पताल लगातार मनमानी कर रहे हैं और काफ़ी मोटी रकम वसूलने के बाद ही वो लोगों को एडमिट कर रहे हैं। एडवांस में कई लाख रुपए लेने के बाद तब वो एडमिट कर रहे हैं। बिल्कुल, सवाल ये है कि क्या कोरोना का जो संकट है उसके खिलाफ वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए धंधा बन गया है। कानपुर से हमारे साथ प्रभात भी बने हैं। प्रभात, कानपुर उन शहरों में है जो शुरू से ही बड़ा सुर्खियों में रहा, वहां पर मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। हालात कुछ कंट्रोल में है या वहां भी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं जो हालत दिल्ली और एनसीआर की हो गई? आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर की अगर बात की जाए तो जिस तरह से शुरुआत हुई थी तो कानपुर के हालात बिगड़े थे, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब कानपुर में रिकवरी रेट जो है वो 90% पहुँच गया था। मतलब कि अधिकतर लोग जो है वो ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए थे। लेकिन जैसे ही जून की शुरुआत होती है और अगर बात की जाए 1 जून से लेकर आज 11 जून है,
तो लगातार जिस तेजी से यहाँ पर केस बढ़े हैं उसने वाकई प्रशासन को परेशान कर दिया, क्योंकि अचानक से यहाँ पर जो केसों की रफ्तार है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। अगर जून के पहले दिन से बात की जाए तो अब तक 2 दिन ऐसे हैं जब 50 से ज़्यादा केस सामने आए हैं, तो वहीं हर दिन 20 केस, 10 केस, 15 केस तक सामने आया। तो एक बार फिर से कानपुर का जो आंकड़ा है वो 609 तक पहुंच गया है और कुल केसों का। वहीं अगर एक्टिव केसों की बात की जाए जो खत्म होने की कगार पे थे, मुश्किल से 10 या 12 केस बचे थे, वो दोबारा से बढ़कर 239 हो गए हैं। यानी खतरा जो है वो दुगनी रफ्तार से कानपुर में जून के इन 10 दिनों में बढ़ गया है। सबसे जो बड़ी परेशानी की समस्या वो ये है कि जिस तरह से मौतों का सिलसिला था वो थमा हुआ था कानपुर में, लेकिन अचानक से बीते 10 दिनों में 12 लोग जो है वो मौत की आगोश में समा चुके हैं। यानी 12 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा भी अब 24 पहुंच चुका है। यानी 24 लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है। तो वहीं परेशानी अब की शुरुआत अब यहाँ से होती है कि जैसे कचहरी, कोर्ट कचहरी खुलने का आदेश होता है और कोर्ट कचहरी जब खुलती है तो वहाँ पर जो बीती देर रात रिपोर्ट्स आई है उसमें एक वकील जो है वो पॉजिटिव पाया गया, लेकिन लापरवाही। सीएमओ ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी उसमें यह लिखा कि जो वकील है वो काफ़ी दिनों से कचहरी नहीं आ रहे थे, अतः वहाँ पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो की जाए और 48 दिन कचहरी को बंद रखा जाए। लेकिन जब वहाँ पर जानकारी की गई तो पता चला मतलब जो यानी कि कहीं न कहीं वो लगातार कचहरी में जा रहे थे जिम्मेदारियों और का न जाने एहसास कितने जो लोगों के कमजोर साथ। पड़ रहा है वो भी मुश्किल का सबब बन रहा है। लेकिन शैलेश, अब जिस स्तर पर ये कोरोना पहुंच रहा है, जो भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, उसके लिए क्या सरकार के पास कोई प्लान बी है अगर हालात दिल्ली जैसे हो जाएं तो? उस पर कुछ काम चल रहा है? देखिए अवधेश, यहाँ पर सरकार ने उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 1 लाख से ज़्यादा बेड की व्यवस्था पहले ही कर ली थी। इसके अलावा लगातार टेस्टिंग को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और पैरेलल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हॉस्टल्स हैं उनको भी पहले ही अधिग्रहित किया गया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी क्वारंटीन सेंटर बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब जो हालात है वो बदल चुके हैं पहले से, क्योंकि अब अनलॉक 1 चल रहा है। यानी जो होटल अधिग्रहित थे अब होटल्स भी देखिए खुल चुके हैं। सड़कों पर पब्लिक जो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आम जनजीवन जैसे चलता था सड़कों पर वैसे ही दिखता है। अब आप देखिए समय, ये सड़क देखिए आप, कितनी गाड़ियां इस ट्रैफिक सिग्नल पर आपको दिख रही हैं। और अगर हम वहां पर जाएंगे तो हम आपसे दावा के साथ कह सकते हैं कि ना जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया होगा। तो लापरवाही भी चरम पर चल रही है। तो एक बड़ी चुनौती है अब सरकार के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने कि ईश्वर ना करे अगर दिल्ली जैसे हालात बनते हैं तो क्या होगा। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ की जनसंख्या है। यहाँ पर चीज़ों को संभालना भी एक बड़ी चुनौती होगा। इसके लिए जनता को खुद सहयोग भी करना होगा। सरकार तैयारी करेगी, स्वास्थ्य विभाग तैयारी करेगा, प्रशासन तैयारी करेगा, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे नहीं रह सकते हैं। अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो पब्लिक को जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। जितनी लापरवाही चल रही है वो ख़त्म करनी पड़ेगी अवधेश। बिल्कुल, शुक्रिया शैलेश आपका, नितिन आपका भी शुक्रिया, प्रभात आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है पूरी, और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कैसे इस हालात से निपटेंगे जब बेबसी इतनी बनी हुई है। और दिल्ली से अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अविनाश का भी हम रुख करेंगे। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगरा में कोरोना का खतरा टला नहीं है बल्कि चुनौतियां और बढ़ गई हैं, वो कैसे, देखे नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। पॉजिटिव मरीजों की संख्या और 54 लोगों की मौत इस बात की तस्दीक करती हैं कि आगरा में कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है, बल्कि चुनौतियां अब और ज़्यादा गंभीर हो गई हैं, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से खुल चुके हैं। शहरों की रौनक कहीं ना कहीं प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं, और यही वजह है कि 9 मई 10 मई के बाद से लगातार आंकड़ों में गिरावट ज़रूर देखने को मिली, लेकिन लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि आगरा ने एक गलत मायने में एक रिकॉर्ड बनाया है। 1000 मरीज़ आगरा में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, साथ ही सबसे ज़्यादा मौत आगरा में ही कोरोना वायरस से हुई है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छी है, करीब 83% लोग ठीक हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि वायरस की जो रफ्तार है जो वो ज़रूर मंद पड़ी है, लेकिन खतरा अभी भी कई गुना बना हुआ है। चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आगरा ने कोरोना वायरस के लिहाज से एक बड़ा इतिहास रचा है। 1000 आगरा में कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इसके साथ ही बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से
फॉलो नहीं किया जा रहा है। आगरा के तमाम भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तमाम नियम जो प्रशासन ने निर्धारित किए हैं, लोग उसको मानने को तैयार नहीं हैं। और ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि किस तरह से इस वायरस से प्रशासन लड़ाई लड़ेगा। क्या एक बार फिर से नई रणनीति बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगरा में केसेस लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की जो तमाम कोशिशें हैं वो विफल होती हुई नज़र आ रही हैं। आगरा से कैमरा पर्सन धीर सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और राम मंदिर शिलान्यास पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। चतुर्मास से पहले अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। गृह मंत्री अमित शाह को भी शिलान्यास का निमंत्रण दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है 2 जुलाई को भूमि पूजन और शिलान्यास हो सकता है। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन प्रधानमंत्री से कराने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र समेत निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा दिल्ली में मौजूद हैं। और दिल्ली से अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, जिस तरीके से शिलान्यास की बात आ रही है, क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसका निमंत्रण औपचारिक रूप से दे दिया गया है? जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसका निमंत्रण औपचारिक रूप से दे दिया गया है। और ट्रस्ट के जो खासतौर से राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र और महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र पिछले 5-6 दिनों से दिल्ली में हैं और दिल्ली में लगातार वो यहाँ पे मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे राम मंदिर के निर्माण का कार्य किया जाए। क्योंकि जो अब तक चंदे की रकम आई है उसको लेकर भी यहाँ पे बातचीत हुई है कि कितनी रकम आई है और किस तरीके से आगे और पैसों की जरूरत होनी है और उसकी व्यवस्था कैसे होनी है। क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि जो चंदा आएगा वो ठीक है, लेकिन और पैसे की व्यवस्था अपनी तरफ से कैसे करनी है, कैसे लोगों से दान मांगना है या फिर अपनी तरफ से कैसी व्यवस्था करना है, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। और किस तरीके से राम मंदिर का स्वरूप होगा इसको लेकर भी तैयारियां चल रही है। अभी अगर बात करें तो तीनों लोग दिल्ली में मौजूद हैं। आज शाम को एक बार फिर से बैठक होगी नृपेंद्र मिश्र, चंपत राय और अनिल मिश्रा की। इसके बाद फिर आज देर शाम की चंपत राय की जो सूचना आ रही है कि चंपत राय वापस अयोध्या लौट जाएंगे और वहां पे तैयारियां करेंगे और वहां पर जो शिलान्यास का कार्यक्रम होना है वो तमाम सारे कार्यक्रमों को देखेंगे, तैयारियों का कार्यक्रम देखेंगे। इसके अलावा और भी अयोध्या में जो सारे कार्य चल रहे हैं उसको देखेंगे। फिलहाल अगर अभी बातचीत करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से अभी कोई तारीख नहीं दी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत कराया गया है कि 2 जुलाई के बाद चतुर्मास लग जाएगा, यानी कि फिर अगले 4 माह तक कोई शुभ कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री से निवेदन किया गया है कि 2 जुलाई के पहले जो वो तारीख समझे बेहतर उस तारीख को मुकर्रर करे, जिससे कि वो शिलान्यास के लिए पहुंच सके और शिलान्यास का कार्यक्रम हो सके। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि साधु संत तमाम लोग ये चाहते हैं कि 2 जुलाई को आप अयोध्या पहुंचे और वहां पे चल के राम मंदिर का शिलान्यास करें, क्योंकि 2 जुलाई को देव शयनी एकादशी है, यानी कि उस दिन के बाद से भगवान लोग शयन कक्ष में चले जाएंगे, यानी सोने के लिए चले जाएंगे, फिर कार्तिक मास में ही उठेंगे। तो इसीलिए कोशिश है कि प्रधानमंत्री का समय मिल पाए और 2 तारीख को या 2 तारीख के पहले किसी भी दिन मुकर्रर किया जा सके। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। अयोध्या में बरसों से भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर भक्तों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। राम जन्मभूमि परिसर में जमीन के समतलीकरण का काम पूरा हो गया और अब जल्द ही मंदिर की नींव पड़ने वाली है, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ सकते हैं। प्रधानमंत्री को शिलान्यास का न्योता भेजा जा चुका है और ट्रस्ट के पदाधिकारी खुद पीएम मोदी को निमंत्रण देने के लिए मुलाकात करने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा की घड़ी अब खत्म होने वाली है। अगले महीने यानी जुलाई में 2 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके लिए उन्हें मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा जा चुका है और प्रधानमंत्री ने शिलान्यास का निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि शिलान्यास की तारीख का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से
अयोध्या वासियों को ये प्रतीक्षा रही कि हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या आवें, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। अब की जो विशेष सूत्रों से जो सूचना मिली है, जो हमारे ट्रस्ट के लोगों ने उनसे संपर्क किया है, 2 जुलाई को उन्होंने समय अयोध्या आने को दिया है और शिलान्यास करने के लिए, जिससे कि भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो सके। तो भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण में जो शिलान्यास करने के उन्होंने स्वीकृति दी है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। वहीं आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद भगवान शशांक शेखर शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया और ईश्वर से राम मंदिर निर्माण की सभी बाधाएं दूर करने की मनोकामना की। हम रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे। भैया आईडी देख रहे कहाँ है? कुबेर टीला पर गए, भगवान शिव जी वहाँ दिखाई पड़े। पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा हुआ, तो हमारी इच्छा हुई भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए। दिन निश्चित हुआ, तो आज अभिषेक के लिए सारी तैयारी भगवान शशांक शेखर शिव का। इसके पहले लॉकडाउन में मिली रियायतों के बाद 20 अप्रैल से शुरू राम जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण का काम पूरा किया जा चुका है और अब राम मंदिर की नींव की खुदाई की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ताकि अब बिना समय गवाए जल्द से जल्द मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जा सके। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। और अगली खबर सहारनपुर से है, जहां मंडलायुक्त ने मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में जाकर निरीक्षण किया। सहारनपुर मंडल आयुक्त संजय कुमार ने निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौजूद रही। सहारनपुर मंडल के कमिश्नर संजय कुमार ने सबसे पहले बरला इंटर कॉलेज के बराबर में पड़े बड़े मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने वहां के लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के आदेश दे दिए। इसके बाद पुरकाजी थाना क्षेत्र में स्थित फलौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा, जहां पर कमिश्नर संजय कुमार ने गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण में कमिश्नर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलौदा में काफी कमियां पाई। इसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी और उन कमियों को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही भैसानी में प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया और बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो निरीक्षण पर मंडलायुक्त संजय कुमार पहुंचे थे, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर उन्हें कमियां दिखी, जिसके बाद उन्होंने फटकार भी लगाई। लोगों की समस्याएं सुनकर निस्तारण के निर्देश भी उन्होंने दिए। तो तमाम जो विभागीय कामकाज होते हैं उनमें उन्होंने निरीक्षण किया और जहां पर खामियां मिली वहां पर अफसरों को जमकर फटकार मिली। तो सहारनपुर मंडलायुक्त ने मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर में कई इलाकों में वो पहुंचे और सरकारी कामकाज की जांच की। भैसानी गांव में मेरा आगमन हुआ और गांव में हमने भ्रमण किया यहाँ के स्कूल का। यहाँ का जो संपर्क मार्ग था उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं थी, तो उसके वाइडनिंग का एक प्रस्ताव पूर्व में शासन गया है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में ट्रैक्टर ट्रालियाँ गन्ने की वो गुजरती हैं, यह सहारनपुर की कनेक्टिविटी भी देता है और उत्तरांचल भी बहुत नज़दीक है। इस वजह से इस सड़क इस मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य और इसके पैचवर्क का भी काम तत्काल हो जाए, जब तक वो स्वीकृत ना हो, इसके मैंने निर्देश दे दिए हैं। तो निरीक्षण पर मंडलायुक्त संजय कुमार पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए और स्वास्थ्य केंद्र में जो खामियां मिली उसको लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई।
और इस वक्त बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। तो सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मोरंग से लदा ट्रक पलट गया और बेकाबू ट्रक के पलटने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां पर सड़क हादसा हो गया। दरअसल मोरंग से लदा एक ट्रक था जो बेकाबू होकर पलट गया और इसकी वजह से हादसा हो गया। और देखिए घटनास्थल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। घटना में घायल लोग किस तरीके से उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। उत्तर मागे प्रदेश देखिए दोपहर